हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पर हम क्लास 11th का एक चैप्टर चला रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम चर्चा कर रहे हैं आर एच व्हिटकर के अनुसार जो 5 जगत वर्गीकरण दिया हुआ था उनमें हम 2 किंगडम आपके कंप्लीट करा चुके, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। 2 किंगडम आपके कंप्लीट हो चुके। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको वहां पर बताए हुए, वही पॉइंट हमने आपको बताए हुए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2021 में, जितने भी नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले तीसरे किंगडम पर। तीसरा किंगडम जो आर एच व्हिटकर के अनुसार है वो आपका किंगडम फंजाई, जिसे हम कवक जगत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो लगातार हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखकर जाए। वही पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। आप लिखते हुए चलोगे तो बहुत ही आपको आगे चल के लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि किंगडम मोनेरा में क्या है, कैसे इसमें किस प्रकार का पोषण होता है, इसके जनक कौन है, बहुत ही डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही हो रही है। और आपको ये टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पर 2:56 हो रहे हैं, इतनी दोपहर में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही गर्मी है, जिस रूम में हम बैठे वहां पर इतनी गर्मी है, पंखा लगा नहीं सकते, क्योंकि पंखा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आवाज नहीं आएगी सही से। तो बहुत ही मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज एक बार जरूर करें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके ही जाएं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाना है। तो चलिए बात करते हैं किंगडम फंजाई। पेन कॉपी लेकर बैठना, आज ये किंगडम फंजाई का भाग नंबर 1 है। सेकेंड भाग भी हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, और एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, किंगडम मोनेरा से संबंधित हम आपको टॉप 25 क्वेश्चंस करा चुके और किंगडम प्रोटेस्टा से अभी नहीं कराए। तो किंगडम प्रोटेस्टा के लगभग टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो के लिए इंतजार करते रहें, अच्छे से आपको हम वो क्वेश्चंस कराएंगे। जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे सभी क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको भी पता चल जाए कि हमारा क्या किंगडम प्रोटेस्टा जो हमने आपको कराया है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको कितना तैयार है। ठीक है, इसी प्रकार से हम किंगडम फंजाई के भी करा देंगे आपको टॉप 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हम आपको किंगडम फंजाई से भी करा देंगे जैसे ये हमारा फिनिश होता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं किंगडम फंजाई। तो देखो, किंगडम फंजाई जो आपका है एक प्रकार का, इसे हम कवक कहते हैं, और कवक को और अच्छे से समझना चाहते हो हिंदी भाषा में तो आप इसे फफूंदी कह सकते हो। फफूंदी आपने सड़े गले पदार्थों, अचार, ब्रेड पर देखी होगी। फफूंदी एक सफेद पदार्थ, सफेद कलर का होता है ये। और साथ ही साथ इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्या फफूंदी जो होती है, कवक जो होता है, उसमें हर्त लवक पाया जाता है? तो उसमें क्या होता है, इसमें हर्त लवक नहीं पाया जाता है। जो आपका हर्त लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो फंजाई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। आपसे पूछा जा सकता है क्या फंजाई में हर्त लवक पाया जाता है? तो इसमें हर्त लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, तो ये विषम पोषी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं फंजाई। तो फंजाई एक लैटिन भाषा का शब्द है। फंजाई जो आपका है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मशरूम। आपने मशरूम को देखा होगा, अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो गूगल पे एक बार आप लोग सर्च जरूर करना। ठीक है, फंजाई एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक, यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मशरूम। और ये पॉइंट यहाँ से पूछा भी गया है, पूछा जाता है इस प्रकार से
कि छत्रक शब्द किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि छत्रक जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो आपको वहां प्लांट दिया जाएगा, कवक दिया जाएगा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो आपको किस पर टिक करना है, फंजाई यानी कवक से संबंधित है। जो छत्रक शब्द है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका फंजाई से संबंधित है। फंजाई एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मशरूम। अब बात करते हैं कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है। कभी कभार जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन, जो कवक होता है फंजाई है, उसका अध्ययन स्टडी, और पूछा जाए आपसे स्टडी ऑफ फंजाई, तो माइकोलॉजी। अब यहीं पर एक पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक आपने और शब्द सुना होगा शैवाल। शैवाल और कवक दो होते हैं ये, तो शैवाल का भी आप लोग याद कर ले क्योंकि ये दोनों ही पूछे जाते हैं। शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का फाइकोलॉजी में किया जाता है, जबकि कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी मिशेली को कहा जाता है। एंटोनी मिशेली को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी नोवा प्लांटेरम। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि एंटोनी मिशेली की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो नोवा प्लांटेरम। क्या नाम है, नोवा प्लांटेरम। पुस्तक में इन्होंने कम से कम 900 कवकों का वर्णन किया था। कितने कवकों का, 900 कवकों की जातियों का इन्होंने वर्णन किया था। पूछा जाता है कि एंटोनी मिशेली ने किस पुस्तक में 900 कवकों का वर्णन किया था, या कितने कवकों का वर्णन किया था, तो 900 कवकों का वर्णन किया था। और किस पुस्तक में, तो नोवा प्लांटेरम में। नोवा प्लांटेरम जो पुस्तक है वो एंटोनी मिशेली नाम के वैज्ञानिक है जिन्हें कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, और जो फंजाई है वो किस भाषा का शब्द है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक यानी कि मशरूम। छत्रक किससे संबंधित है, तो छत्रक आपका फंजाई से संबंधित है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न माइकोलॉजी। यहाँ पर आप सॉरी बायोलॉजी ना लिख के आप यहाँ पर माइकोलॉजी लिखना। ओके, हम इसे सही कर देंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखें माइकोलॉजी। मॉडर्न माइकोलॉजी का अध्ययन जनक किसे कहा जाता है, सॉरी मॉडर्न माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो ए डी वरे को कहा जाता है। आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है, न्यू क्वेश्चन है कि मॉडर्न माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ए डी वरे को कहा जाता है। ए डी वरे को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तो भारतीय कवक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो ई जे बटलर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ई जे बटलर को कहा जाता है। ई जे बटलर। जबकि कवक विज्ञान का जनक वैसे पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, एंटोनी मिशेली को कहा जाता है। और मॉडर्न पूछा जाए आपसे, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक पूछा जाए तो ए डी वरे को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कवक किस प्रकार का है, तो कवक जो आपका होता है वो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। जितने भी कवक हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा कैसा था, तो वो यूनिसेलुलर था और यूकैरियोटिक था। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखें क्योंकि ये पॉइंट पूछे ही जाते एग्जाम में। ज्यादातर ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि कवक कैसा होता है, तो कवक जो आपका मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। लेकिन लेकिन ध्यान से सुने इस बात को कि जो अपवाद एक यहाँ पर है कि जो ईस्ट आपका होता है, ईस्ट जैसे हम खमीर कहते हैं, वो आपका एक कोशिकीय होता है। ये कैसा है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। लेकिन आपका एक जो ईस्ट है, ईस्ट नाम का जो कवक होता है वो आपका एक कोशिकीय कवक है। ये आपका एक अपवाद है और ये अपवाद एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो आप लगाओगे वो क्या कहोगे कि कवक जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, आपके दिमाग में ये फिट होगा। लेकिन आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लें कि जो ईस्ट होता है एक प्रकार का कवक है, वो क्या करता है,
जिसका प्रयोग ब्रेड बिस्किट बनाने में किया, केक बनाने में किया जाता है। ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी यूनिसेलुलर होता है। जो आपका ईस्ट होता है वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन बाकी के जो कवक है वो आपके मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लेना। ईस्ट किस प्रकार का कवक है, तो ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये दो पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। कवक कैसा होता है, तो कवक जो आपका मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है, लेकिन इसमें ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय होता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अब। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो कवक है यानी फंजाई जो है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की कोशिका उसमें पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक होता है और वह कोशिकीय होता है। कैसा होता है, वह कोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होता है, लेकिन उसमें जो आपका ईस्ट है, खमीर जो होता है, वो आपका एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होता है। और वही पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ईस्ट क्या है। ईस्ट एक प्रकार का कैसा एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, तो आप क्या बताओगे, बहु एक कोशिकीय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है। कवक जो यानी फंजाई है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस पॉइंट को समझना है, हम आपको विद फिगर के साथ दिखाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं। कवक जो होता है उसका संपूर्ण शरीर धागे के समान यानी तंतु पाए जाते हैं इसमें, धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। इन धागों के समूह को कवक जाल यानी कि माइसीलियम कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम आपको फिगर से समझाएंगे किस प्रकार से ये होता है। आप यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे, और इन धागों के समूह को कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। चलिए इसका फिगर हम दिखाते हैं आपको बना के, किस प्रकार से इस शब्द को समझना है आपको। जैसे ये आपका कवक है, देखना इस प्रकार से आपका कवक कहीं पर है, और इस प्रकार से उसमें बहुत सारे तंतु निकले हुए, धागे नमक संरचना उसमें निकली हुई है। इस प्रकार से उसमें धागे नमक संरचना निकली है। तो उसका जो कवक है उसके एक संरचना, एक धागे को हम हाइफे कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइफे कहा जाता है। एक उसकी संरचना को क्या कहेंगे, हाइफे। और इस पूरे समूह को, कवक जाल को क्या कहेंगे, तो इस पूरे कवक जो धागे के समूह है, जो कवक में जो धागों का समूह है, उस कवक जाल को क्या कहा जाता है, सॉरी, धागों का जो समूह है उसे हम कवक जाल कहेंगे। कवक जाल का मतलब है उसे हम माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवक में धागों के समूह को क्या कहा जाता है। जब बहुत सारे धागे उसमें हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। और माइसीलियम जो है वो किससे मिलकर बना है, तो वो हाइफे से मिलकर बना है, यानी बहुत सारे धागों से निर्मित होता है। उस धागों के समूह को माइसीलियम कहा जाता है। और माइसीलियम की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो उसे हम हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफे। एक कवक, एक धागे की बात की जाए तो उसे हाइफे कहेंगे। और बहुत सारे जब धागे इकट्ठे होंगे, बहुत सारा जाल वहां पर बन के तैयार होगा, तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर कर लेना आपको। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कवक के संपूर्ण शरीर को धागे नामक संरचना को निर्मित होता है। उसका शरीर जो कवक होता है उसका संपूर्ण शरीर जो होता है वो धागे नामक संरचना से निर्मित होता है, और इस जिसे हम हाइफे कहते हैं। एक धागे को क्या कहेंगे, हाइफे कहेंगे। और इसके इस धागों के समूह को कवक जाल कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा हाइफे क्या होता है और माइसीलियम क्या होता है। यदि आपसे अब पूछा जाए तो आप बता सकते हो तुरंत ही। आगे बात करते हैं, कुछ कवक सूत्रों में सेप्टम पाए जाते हैं। सेप्टम यानी कि पट, अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे आगे। कुछ कवक सूत्रों में सेप्टम यानी पट नहीं पाए जाते, उन्हें अपटीय यानी एसेप्टेड कवक सूत्र कहते हैं। कवक सूत्र धागों के अनुसार उनको बांटा गया है। एक सेप्टम होते,
जिसे हम कहते हैं अपटी, इनमें सेप्टम नहीं पाए जाते उनको अपटीय कवक सूत्र कहा जाता है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जब लेकर आएंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, बेसिडोमाइसिटीज क्या होता है, इन पर सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी इतना याद करना है कि फाइकोमाइसिटीज में क्या पट पाए जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में सेप्टम नहीं पाए जाते हैं, जिस इसलिए इसे अपपटीय कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसेप्टेट। कवक सूत्र इसे कहा जाता है। कवक सूत्र के अनुसार इनको बांटा गया, जिनमें कवक सूत्र नहीं पाए जाते हैं उनको अपपटीय कहा जाता है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटी और जिसमें पट पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें पटीय कहा जाता है। और कौन कौन से हैं आपके, वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज जो आते हैं वो आपके पटीय में आते हैं। पटीय यानी कवक सूत्र के अनुसार जब देखा जाए तो कुछ में पट पाए जाते हैं, कुछ में आपके क्या होते हैं, पट पाए जाते हैं, उन्हें हम पटी यानी कि सेप्टेट कवक सूत्र कहते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। आपको थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम इसकी लेकर आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पर। अभी सिर्फ आपको इतना याद करना है कि पटी जो है जिनमें पट पाए जाते हैं उनके उदाहरण क्या है, उनको क्या उदाहरण उनके याद कर लेना है, और जिनमें नहीं पाए जाते वो कौन सा है। तो जिनमें नहीं पाए जाते वो आपका फाइकोमाइसिटीज है, और जिनमें पट पाए जाते हैं कवक सूत्र, पटीय कवक सूत्र, इनमें पट जिसमें पाए जाते हैं उनको कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, तो पटी जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जिनमें पट पाए जाते हैं उनको पटी यानी सेप्टेट कहा जाता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, आप देखो हम आपको फिगर दिखाते हैं किस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर दो फिगर नजर में आ रहे होंगे, एक आपका है सेप्टेट और एक आपका है कोइनसाइटिक्स हाइफी। तो देखो जिनके बीच में ये पट आपको दिखाई दे रहा है, ये पट आपको दिखाई नजर में आ रहा है, ये देखो ये पट आपके जो बने हुए हैं तो इनमें पट पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पटीय कहेंगे। क्या कहेंगे, पटीय कवक सूत्र कहेंगे, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। अब जिनके बीच में ये पट नहीं, बिल्कुल समान सपाट डले हुए, जिनके बीच में ये पट नहीं पाए जा रहे हैं उनको कहा जाता है अपटीय, जिसे दूसरा जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो कोइनसाइटिक भी नाम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो हाइपे शब्द और जो आपको नहीं समझ में वहां पर आया तो यहाँ पर समझ सकते हो। एक संरचना की जब बात कर ली जाए, इसकी एक संरचना जैसे ये बनी हुई है तो इसे हम हाइफी कहेंगे, हाइफे। और इस पूरे समूह को हम, इस पूरे कवक जाल को माइसीलियम कहेंगे। इस पूरे समूह को, इस कवक के धागों के पूरे समूह को क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे, यानी कि कवक जाल कहेंगे। और जब एक ही बात कर ली जाए तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। तो ये आपका अपटी है, ये आपका जो बना हुआ है इधर वाला ये आपका अपटी है, और ये आपका पटी है जिसे हम सेप्टेट कहते हैं, और इसे हम ए सेप्टेट कहते हैं, जिसमें हम आपका क्या आता है, एस्कोमाइसिटीज आता है। इसमें आपका जो सेप्टेट है उसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज आता है। और जो आपका अपटी है, अपटी कवक सूत्र है, उसे क्या कहते हैं, उसमें कौन सा आता है, तो उसमें आपका फाइकोमाइसिटीज आता है। ये कवक सूत्र के आधार पर इनको बांटा गया है, यानी पटी के अनुसार इनको बांटा गया है। पट जिसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते उसके अनुसार इनको बांटा गया है। तो ये जो पट है तो जिनमें पाए जाते हैं, तो ये देखो पट बीच में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कैसा है, सेप्टेट है। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो कैसा है, असेप्टेट है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पूरे समूह को क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बात करते हैं कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है, तो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, यानी कि और कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा वर्ग आता है पॉलीसेकेराइड, उसी में आपका काइटिन आता है। तो काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो आपकी काइटिन की बनी होती है। तो अच्छे से इस पॉइंट को याद करना है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है आपके। कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवकों में भोजन की बात कर ली जाए किस रूप में संचित होता है, संग्रह उनमें होता है। तो कवकों में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। मनुष्य की बात कर ली जाए तो मनुष्य में भी आपका जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही यकृत में संचित होता है। मनुष्य में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कवकों में भी भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं
पोषण के आधार पर कवक के प्रकार। पोषण के आधार पर कवक को कितने प्रकार में बांटा गया है? पोषण के आधार पर कवक को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में कवक को बांटा गया पोषण के आधार पर। सहजीवी कवक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। सहजीवी कवक यानी सिम्बायोटिक फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई, ये कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते। सहजीवी कवक जो होते हैं ये कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते, जैसे कि लाइकेन तथा माइकोराइजा। ये पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, आपको पता भी है पहले से। लाइकेन जो होता है उसे किसके बीच की कड़ी कहा जाता है? लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, यानी लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। कवक ये क्या करता है? कवक इसको पृथ्वी से यानी धरती से रूट में पाया जाता है इसके, और ये क्या करता है? खनिज पदार्थों को लेकर आता है। ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन तो बना नहीं पाएगा, तो ये खनिज लवणों को लेकर आएगा। और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएगा। तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये उसको देता है खनिज पोषण, खनिज देता है, खनिज पदार्थ देता है, तो ये उसको भोजन बना के देता है कवक को। तो एक दूसरे को ये क्या पहुंचा रहे? लाभ पहुंचा रहे, और एक दूसरे में साथ साथ रहकर, यानी साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। लाइकेन पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइकेन को हम आपको समझाएं। लाइकेन हुआ आपका, शैवाल हुआ, कवक पर तो बात कर ही रहे अभी, शैवाल पर नेक्स्ट वीडियो आपकी अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको टॉपिक ये पढ़ाएंगे लाइकेन का और शैवाल का, ठीक है? तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहना। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ रहे, ऐसे जीव जो साथ साथ अपना भोजन रह के बनाते खाते, उनको क्या कहेंगे? सहजीवी कवक। ये कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइकेन तथा माइकोराइजा। अब बात करते हैं कि माइकोराइजा क्या होता है। तो माइकोराइजा ये जो होते, माइकोराइजा को हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसे हिंदी में कहा जाता है आपका जी, ये सबसे पहले समझते हैं माइकोराइजा होता क्या है। तो ये उच्च पादपों की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं। उच्च पादपों की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं, इस संबंध को ही हम माइकोराइजा कहते हैं। उच्च पादपों की जड़ों में, किस पादपों की जड़ों में? बड़े बड़े जो पादप होते हैं उनकी पादपों की जड़ों में माइकोराइजा पाए जाते, यानी कि कवक पाए जाते हैं, कुछ कवक पाए जाते हैं, जिस संबंध को ही माइकोराइजा कहा जाता है। इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च पादपों की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं, उस संबंध को क्या कहा जाता है? तो उस संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। जैसे उच्च पादप, ये कोई बड़ा पादप है और इसकी जड़ों में आपका कवक लग जाए, कवक आ जाए, तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है परजीवी कवक। परजीवी कवक यानी पैरासाइटिक फंजाई। कुछ कवक अपने पोषण के लिए अन्य जंतुओं अथवा पादपों पर निर्भर करते हैं। कुछ कवक यानी परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको हानि भी पहुंचाते हैं। जो परजीवी कवक होते हैं ये दूसरों पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरी बात ये उनको हानि भी पहुंचाते हैं। किस प्रकार से? देखो, कुछ कवक अपने पोषण के लिए अन्य जंतुओं अथवा पादपों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एथोडिया पैरासिटिका। एथोडिया पैरासिटिका एक प्रकार का परजीवी कवक है। पक्सिनिया ग्रेमिनस, ये जो आपका कवक है वो गेहूं का काला कीट जो रोग होता है वो फैलाता है। गेहूं में काला कीट जो रोग होता है, गेहूं में जो कीट रोग होता है वो किसके कारण होता है? यदि आपसे पूछा जाए तो गेहूं में कीट रोग जो होता है वो आपका ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस के कारण ही होता है। ग्रेमिनिस के कारण जो आपका गेहूं का कीट रोग है वो आपका इसी के कारण होता है। ये एक प्रकार का परजीवी कवक है और ये गेहूं को बहुत ही ज्यादा हानि भी पहुंचाता है। तो ये कैसा कवक है? परजीवी कवक।
ये कुछ पादपों और जंतुओं से अपना रहकर वहां से भोजन प्राप्त करता है और ये उसको हानि भी पहुंचाता है, जैसे कि एथोडिया पैरासिटिका और पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये दो आपके परजीवी कवक हैं, और भी है लेकिन मुख्यतः आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मृतोपजीवी कवक, सेफ्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो कवक होते हैं ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। ये जो कवक होते हैं मृत यानी जो सड़े गले पदार्थ है, मृत पदार्थ है, सड़े गले, और अचार हुआ, ब्रेड हुआ, आपका रोटी सड़ी गली हुई, उनके ऊपर ये कवक पाए जाते हैं। कौन से कवक? मृतोपजीवी कवक, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका म्यूकर, राइजोपस, मार्शेला। ये सभी जो आपके होते हैं ये मृतोपजीवी कवक कहलाते हैं। कौन से कवक कहलाते हैं? मृतोपजीवी कवक कहलाते हैं। और देखो यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि म्यूकर, राइजोपस और मार्शेला, एक कवक और आपका है एस्परजिलस। एस्परजिलस एक कवक का नाम आप लोग और लिख लेना यहाँ पर, एस्परजिलस। एस्परजिलस नाम का एक कवक होता है जिसे हम काला फफूंदी कहते हैं। आपके ये एक नाइजर नाम का होता है, नाइजर। नाइजर ये तीन चार कवकों के नाम है, म्यूकर, राइजोपस, मार्शेला, नाइजर और एस्परजिलस। इन कवकों को काला फफूंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से काला फफूंदी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे काला फफूंदी के नाम से जाना जाता है? तो आपको चारों ऑप्शन या तो दे दिए जाएंगे या एक इनमें से दिया जाएगा, तो आप याद कर लेना म्यूकर, राइजोपस। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं कि म्यूकर को किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूकर को काला फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकर, राइजोपस, मार्शेला, नाइजर, एस्परजिलस, इनको काली फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से और अच्छे पूछे जाते हैं, जो क्या है आपके, तो हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं। आपका जो होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे जब नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे तब हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो आपका कवक होता है, एंटीबायोटिक है, वो आपका इसे क्या कहा जाता है? तो इसे नीला फफूंद कहा जाता है, नीला या हरा फफूंद के नाम से जाना जाता है। नीला या हरा यानी ग्रीन फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन फफूंद यानी मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर और पूछा जाता है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो कवक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इस कवक को पिंक मोल्ड कहा जाता है। फफूंद को मोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पिंक, पूछा जाता है पिंक मोल्ड किसका नाम है? निम्न में से पिंक मोल्ड, मोल्ड किसे कहा जाता है? तो पिंक मोल्ड यानी गुलाबी फफूंद के नाम से किसे जाना जाता है, या लाल फफूंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिंक मोल्ड। पिंक मोल्ड के नाम से किस कवक को जाना जाता है? तो आप बता सकते हो, वो आपका है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, इसी से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना होगा, कवकों में भोजन किसके रूप में संचित होता है? कवकों में जो भोजन है वो किसके रूप में संचित होता है, और साथ ही साथ ये भोजन किस और किन में पाया जाता है? कवकों में, उसके साथ साथ ऐसा कौन सा जीव है जिसमें वही भोजन उसी के रूप में संचित होता है, वो कौन है? ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताना होगा, कवकों में भोजन किसके रूप में संचित होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि मॉडर्न माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन आपको बताना होगा, एक कोशिकीय कवक कौन सा है? एक कोशिकीय कवक का नाम बताना होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपको एक बताना है, काली फफूंदी के नाम लिखने। काली फफूंदी कितने, कौन कौन सी होती है, उन सभी के नाम आपको बताने होंगे।
ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, चार सबके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको कितना याद रहता है। यदि आप लोग हाल पढ़ते हो तो कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा इसी से संबंधित होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कवक में जनन किस प्रकार से होता है। जनन कितने प्रकार का होता है कवक में, तो कवक में जो जनन होता है वो आपका 3 प्रकार से होता है। किस कैसे कैसे होता है, और साथ ही साथ उसके फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एसुकोमाइसिटीज, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से। तो आप लोग उस पार्ट को जरूर देखें, और जल्दी हम लेकर आएंगे उस चैप्टर पार्ट को, सॉरी चैप्टर नहीं, पार्ट को, भाग को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक आपने शेयर न किया हो, लाइक न किया हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज एक बार जरूर करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।